जब हम किसान से मिलते हैं वास्तव में, तो उनका भ्रम ये होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जब हम किसी चीज को लगातार करते हैं तो हम यूज्ड हो जाते हैं, प्रैक्टिस में हमारा आ जाता है, कंफर्ट जोन हो जाता है। अगर आपने फसल उत्पादन के ऊपर सिर्फ ध्यान दिया तो किसी भी फसल में औसतन 3 से 4 महीने का समय लगता है। हम अपने किसान भाइयों से सिर्फ यही कहते हैं हर वक्त कि जब आप किसी चीज के उत्पादन, आप अगर बाजार में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी इस चीज को ध्यान में रखना है कि बाजार का खरीदार कौन है। हर खेत की एक कहानी होती है, बीज से लेकर बाजार तक पहुंचने की कहानी। ये मेहनत की कहानी है और भरोसे की कहानी है और कई बार वह अनेक अधूरी उम्मीदों की। नमस्कार, मैं हूं तृप्ति सिंह और आपका स्वागत है फसल संवाद में, जहां हम सिर्फ कृषि और उत्पादन की ही नहीं बल्कि संघर्ष की, सोच की और संभावनाओं की बात भी करते हैं। और मैं हूं रंजीत कुमार शुक्ला। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसान उत्पादक संगठन के बेहद करीब है, जैसे कि बाजार यानी मार्केट। हमारे साथ में उसी क्रम में जुड़ रही हैं रेखा तिवारी जी। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी फसल संवाद में आपके साथ हूँ और ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में रहकर किसानों के साथ मैंने एक लंबे अरसे से काम किया और मैंने अनुभव किया कि बाजार किसानों की सबसे बड़ी समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर एक विचार करने का विषय बनता है। हम रेखा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फसल संवाद में और हमें बहुत खुशी है कि वो अपनी सोच, दृष्टिकोण आज हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। रेखा जी, अब हम आपके साथ जुड़ते हैं बाजार से संबंधित प्रश्नों और किसानों के सवाल की तरफ। जैसा कि जब भी कोई किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाता है तो उसको सबसे पहला डर जो होता है वो बाजार का होता है। वो कौन सी ज्यादातर बातें हैं जो किसान उत्पादक संगठन खुलकर नहीं कह पाते हैं बाजार से संबंधित? बिल्कुल सही। जो किसान होता है, जब हम किसान से मिलते हैं वास्तव में, तो उनका भ्रम ये होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो वो हमसे नहीं कह पाते वो सबसे बड़ा डर होता है जो सभी को होता है ऑलमोस्ट, कि कहीं आप धोखा तो नहीं देंगे। तो ये जो धोखे वाली बात है, ये किसानों को हमें ट्रस्ट दिलाना होता है, उन्हें समझाना होता है, क्योंकि किसान ने सबसे ज्यादा जो कृषि क्षेत्र है वहां पर कोई ना कोई मिला है जिसने उनको प्रोमिसेस किए हैं, ब्रेक किए हैं। तो उन प्रोमिसेस को ब्रेक नहीं करना, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो जो मेरा अनुभव रहा इस क्षेत्र में वो ये रहा कि किसानों के साथ एक सच्चा वादा किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल हमारा ये है कि बहुत से एफपीओ कहते हैं कि हम उगा तो सही लेते हैं पर हमें सही दाम नहीं मिलता है। तो आपके अनुभव में इस वाक्य की असली वजह क्या है? अगर बात करते हैं इस चीज को, तो हमारी जो पुरानी पद्धति रही किसानों की, किसान जब हम किसी चीज को लगातार करते हैं तो हम यूज्ड हो जाते हैं, प्रैक्टिस में हमारा आ जाता है, कंफर्ट जोन हो जाता है। तो किसान जो कर रहा था फसल उत्पादन, वो फसल उत्पादन ही कर रहा है, बल्कि फसल उत्पादन के साथ जो पशुपालन या जो अन्य गतिविधियां थी उसको किसान ने कट ऑफ किया। अब इनकम का स्रोत तो आपका एक ही है। अगर आपने फसल उत्पादन के ऊपर सिर्फ ध्यान दिया तो किसी भी फसल में औसतन 3 से 4 महीने का समय लगता है। उस 3 से 4 महीने में आपके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है और आपके पास खर्चे लगातार हो रहे हैं। तो आप जो आपके खर्चे हैं उसे कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकम के सोर्स को बढ़ाया जा सकता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि किसान जब उत्पादन करता है 3-4 महीने तक इंतजार करता है, उसके बाद जब बेचने जाता है तो वो वेट नहीं कर पाता मार्केट का, जिसकी वजह से उसे दाम सही नहीं मिल पाता। कई बार किसान उत्पादक संगठन कहते हैं मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिक्री के समय फिर से मैं वही पुराने बिचौलियों या आड़ती के ऊपर निर्भर होता है। इस निर्भरता को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है आज के दौर में? अभी हमने थोड़ी देर पहले जिस प्रश्न का जवाब दिया, ये उसी से मिला जुला प्रश्न और काफी अच्छा है किसानों के लिए। हम अपने किसान भाइयों से सिर्फ यही कहते हैं हर वक्त कि जब आप किसी चीज के उत्पादन, आप अगर बाजार में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी इस चीज को ध्यान में रखना है कि बाजार का खरीदार कौन है। सेगमेंट आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सेगमेंट नहीं देख रहे हैं तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाती है। तो जब आप, मैंने अभी जैसे बताया, 3 से 4 महीने का औसतन समय लगता है। अगर आपके पास इनकम के अन्य स्रोत नहीं है तो आपके साथ समस्या कहां पर आती? जैसे ही आपके पास उत्पादन आया, क्योंकि आपके पास आपको दिख रहा है कि दिस इज माय एसेट, और उस एसेट को आप तुरंत
इन कैश करना चाहते हैं तो आपको तुरंत उसी रेट पर आपके प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। आप इंतजार नहीं करते कि बाजार का दाम बढ़े। और बाजार का एक रूल होता है कि जब जो प्रोडक्ट है अगर मार्केट में ज्यादा है, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि उसका प्राइस जो डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि ये अवेलेबल है मार्केट में। तो किसानों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बाजार को समझना सबसे बड़ी चैलेंज है, और बाजार कैसे डिमांड करती है उसे देखना है और समय लेकर चलना है, इनकम के सोर्स को बढ़ाना है, जो मैं समझ पाई किसानों के साथ रहकर। अच्छा, एक सवाल मेरा जो आपने ये मेंशन किया कि जो 3 से 4 महीने का बीच में वक्त होता है और किसान के पास में और इनकम के स्रोत नहीं होते हैं, तो क्या आपके अनुभव में कुछ ऐसे आपके पास एक्सपीरियंस है जहां पर और ऐसे डेवलप करे गए इनकम के सोर्स, या मतलब कोई ऐसा उदाहरण है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न था। आपको मैं बताती हूँ, जब हमने एफपीओस में गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट इस पर विचार कर रहा था, ये हमारी परिकल्पना नहीं थी, ये गवर्नमेंट की परिकल्पना थी, ये किसान की परिकल्पना नहीं थी। किसान वही पद्धति पुरानी अपना रहा था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने परिकल्पना की तो उस परिकल्पना में थोड़ा सा ट्विस्ट लाए हम लोग। तो हमने क्या किया कि इनकम के सोर्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं किसानों का फसल के साथ। हमने सर्विसेज पे किसानों को जो जागरूक किया कि आप सर्विसेज सेक्टर में जाइए, जैसे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है उनकी इंफॉर्मेशन लोगों को दीजिए, उसकी आप खुद उस पर काम करिए और लोगों को सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, जैसे फार्म मशीनरी बैंक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए। तो फार्म मशीनरी बैंक से आपको जो इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं आप उनसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज है इनपुट। तो आप अगर देखेंगे कि आपके पास एक सर्किल चल रहा है, एक जो सर्किल है वो काम कर रहा है। आप जो डेयरी प्रोडक्ट है उस पर काम कर सकते हैं, जिससे आपका पर डे इनकम आता है। और आप उसके बाद फसल पर काम कर रहे हैं, फसल उत्पादन पर, सर्विसेज पर काम कर रहे हैं, इनपुट पर काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम ब्रेक नहीं हो सकती है। वेजिटेबल पे कर रहे हैं, फ्रूट्स पे कर रहे हैं, तो देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप। यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है, बस हमारे किसान को उस चीज को समझना होगा और उसे अपने काम में अपनाना होगा। एक और बात की, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात होती है, जैसे कि ई-नाम हो गया है या B2B एप्स होती हैं, तो जमीनी स्तर पर एक तो ये सवाल है कि एफपीओस कहाँ पर फंसते हैं, कहाँ पर अटकते हैं इन एप्स का जब इसको यूज करा जाता है। और दूसरा ये है कि क्या ऐसे कोई उदाहरण आपने देखे हैं जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ये, जिसमें एफपीओस ने इसकी मदद ली और लाभ उठाया उसका? तो ये भी हम लोग को जानना है कि मतलब क्या कोई स्टेप्स हैं जो एफपीओ फॉलो कर सकते हैं आपके अनुभव में? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। देखिए, समय जो है वो भाग रहा है। आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, स्क्रॉल कर रहा है, आप रील्स देख रहे हैं, रील्स देखने में पूरा दिन निकाल दे रहे हैं। हमारा किसान भी है ऐसा। और आप देख रहे हैं कि आज के दौर में जो है कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो आप परचेज करें विदाउट इंटरनेट। तो जब आप इंटरनेट पे खर्च कर रहे हैं तो उसका सदुपयोग करें। मैं किसानों को यही ज्ञान देती हूँ, यही समझाती हूँ और कहती हूँ इसका सदुपयोग करिए। तो जो आपने इनाम या जो भी आपने इन प्लेटफॉर्म्स की बात की है, ये प्लेटफॉर्म्स थोड़े से अभी मुश्किल है किसानों के लिए। अभी ट्रस्ट बिल्टअप नहीं हुआ, तकनीकी रूप से वो इतने मजबूत नहीं है, क्योंकि वो भले ही हम एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट वो जो हैंडल कर रहा है, जो उसको मॉनिटर कर रहा है, दैट इज फार्मर्स, ये किसान है। तो अगर किसान है तो उनकी उस सोच को, उस ज्ञान को, उस तकनीकी ज्ञान को ऊपर पहुंचाने का काम हमें करना है। और ये मैं गवर्नमेंट से भी हमेशा अनुरोध करती रही हूँ कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें किसानों को तकनीकी रूप से मजबूत करना होगा, क्योंकि ये इनविजिबल एक्टिविटी है जो कुछ टाइम तक आपको दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आप महसूस करते हैं कि ये चल रही है। जब प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल आने में थोड़ा गैप होता है, तो किसानों को इस पर विश्वास कम होता है। बट स्टिल कुछ ऐसे एफपीओज है, जैसे कन्नौज का इलाहाबाद के एफपीओज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ये अभी भी जो है जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इनका सहयोग लेकर और प्रोसेसिंग करके छोटे स्तर पर अपने उत्पादों को बेच रहे हैं। तो किसान आगे तो बढ़ रहा है, बस हमें थोड़ी और मदद करने की जरूरत है। हम लोग इसी बाजार में अगले उसमें जाते हैं कि क्या एफपीओ में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, जो हम अक्सर हर बात में सुनते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में एफपीओ के लिए सबसे पहले स्तर पे वैल्यू एडिशन शुरू करना चाहिए, या हर एफपीओ क्या ब्रांड बनना जरूरी है?
बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब हम व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, अगर हम एक व्यापारी की तरह सोचने की दिशा में चल चुके हैं, तो हमें ब्रांड तो बनना पड़ेगा। अब ब्रांड बनने में एक ड्यूरेशन लग सकता है, एक टाइम लग सकता है। वो टाइम क्या होगा, वो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। मार्केट कहती है, जब आप मार्केटिंग एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बात करेंगे, तो मार्केट कहती है रणनीति तैयार करिए और रणनीति से स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप हर कदम को चुनिए और चुनने के बाद उस कदम का समय तय करिए और फिर उस पर चलिए। तो अगर एफपीओज की बात करें, क्योंकि ये हमारे किसान हैं, अभी काफी कम तकनीकी ज्ञान इन्होंने एकत्रित किया है, इनका एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप में कम लोग हैं जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो पहले स्तर से हमें ग्रेडिंग पे काम करना चाहिए। जो मैंने महसूस किया, अगर किसान ग्रेडिंग पे करता है तो जो उनका दाम है वो थोड़ा बेटर मिलना शुरू हो जाता है और आप में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपको फील होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप में विश्वास नहीं पैदा होगा, तब तक थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रेडिंग से काम शुरू करना चाहिए और ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रांड तो बनना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अगर आप 2 या 3 कुछ एक सजेशन दे पाए कि यहाँ से एफपीओज को समझ में आए कि यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर उनको बनना है एक ब्रांड, तो एक स्टेप होता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर ऐसा कुछ आप एक डायरेक्शन दे सके कि यहाँ से शुरू कर सकते हैं वो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हम काम शुरू करते हैं, एफपीओज एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका नाम क्रिएट हुआ तो यू बिकम अ ब्रांड। ये नाम ही आपका ब्रांड है। सबसे पहला तो आप ब्रांड बन चुके हैं ऑलमोस्ट। अब उस ब्रांड को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि ये ब्रांड वास्तव में बाजार में आ रहा है और आपके लिए उपयोगी होने वाला है। देखिए, कृषि में 3 चीजें महत्वपूर्ण, सॉरी मैं कृषि बोल गई, कहेंगे हमारे जीवन में कृषि तो मतलब एक हमारा महत्वपूर्ण जो है पक्ष है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। और उसमें 2 चीजें बाद में और जुड़ गई, स्वास्थ्य और शिक्षा। जो सबसे पहले श्रेणी में आया वो क्या हुआ, रोटी। तो अगर हमें जीवित रहना है तो हमें रोटी चाहिए। रोटी देने वाला कौन है, हमारा किसान। और अगर हम किसान को सपोर्ट करते हैं और किसान इस चीज को समझता है, तो उसे सबसे अमीर होना चाहिए। क्योंकि भाई डिमांड, हमने मार्केट में पढ़ा डिमांड एंड सप्लाई की बात। तो जो डिमांड एंड सप्लाई कहती है कि जिस चीज की मांग ज्यादा है उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाना चाहिए। तो डिमांड खाने की सभी को है, तो रेट तो बढ़ना चाहिए। फिर रेट गिरा क्यों है, किसानों को मिल क्यों नहीं रहा? तो सीधी सी बात है कि मैं अपने सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, सबसे पहले ग्रेडिंग पे जाइए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए और साथ ही साथ आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं वो कौन से सेगमेंट का है। आप अगर एग्जांपल हम बहुत सिंपल सा लेते हैं, टाटा कंपनी का नाम सभी ने सुना है, इसलिए मैं बहुत ले रही हूँ। और आप रिलायंस का नाम आपने सुना होगा। ये तो ऐसी कंपनीज हैं जो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिनको उन्होंने कैप्चर नहीं किया हो। तो अगर टाटा एक बहुत बड़े स्तर पे है जिसने ऑटोमोबाइल आपका, आप अगर देखते हैं तो खाद्य पदार्थ जो है उन पर भी, आप वॉचेस पहन रहे हैं वो भी, आप कपड़े पहन रहे हैं वो भी, आप ज्वेलरीज पहन रहे हैं वो भी। तो क्या है, इन्होंने क्या किया कि जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उसको इनहेंस किया। तो अगर आप बात करते हैं, हम बात करें किसानों की, तो किसानों को अनेक गतिविधियों में जो उनकी पुरानी पद्धति रही है उसको अपनाना चाहिए। आपको एक ब्रांड के रूप में उभर कर आना पड़ेगा। आपको ग्रेडिंग करनी होगी, आपको अनेक ब्रांड प्रोडक्ट निकालने होंगे। जैसे मिल्क में जाना होगा, आपको फिशरी में, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं फिशरी में जा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसके साथ ही साथ सर्विसेज में जा सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेके चले। और हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कहता है कि कभी भी सारे एक्स, मैं इसको थोड़ा घुमा के बताऊंगी कि सारे एक्स एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बास्केट में रखते तो हमारी रिस्क बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से किसानों को इनकम के सोर्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। अगला ये सवाल है कि निजी कंपनियां, रिटेल चेन और निर्यातक अक्सर कहते हैं कि एफपीओ तैयार नहीं होते हैं। तो आपके हिसाब से इस तैयारी का वास्तव मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि जो निजी कंपनियां हैं वो कहती हैं किसान तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर विश्वास सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। जो निजी कंपनियां हैं वो व्यापार के क्षेत्र में निकली हैं और उन्हें प्रॉफिट परसेंटेज अपना दिखाई पड़ता है, उनकी रणनीति बहुत क्लियर है। लेकिन हमारे एफपीओज के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने शुरू किया है। तो जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से विश्वास पैदा किया जाए, हमारे एफपीओज के पास जब कोई आता है तो एक रिटन प्रॉमिस होता है।
कंपनीज रिटर्न प्रॉमिस करती हैं क्योंकि उनके पास कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर्ड करना है, क्वालिटी के साथ डिलीवर्ड करना है। लेकिन हमारे किसान का एक जो चैनल है वो चैनल अभी और एकदम परफेक्टली नहीं चल रहा है। तो किसान क्या करता है, जब रिटर्न प्रोमिसेस आता है तो वो कम शिक्षा या आप कह सकते हैं कम जागरूकता के कारण थोड़ा डरता है कि कहीं कोई चीज हमारे साथ गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई धोखा नहीं हो जाए। तो उस धोखे के डर में किसान थोड़ा सा पीछे हो जाता है और ये कारण है कि आपस में टाई अप नहीं हो पाता, या जो है किसान को लगता है कहीं हमारा विश्वास, मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए विश्वास पैदा किया अपने लोगों में। और अगर कंपनियां भी कभी कभी ऐसा करती हैं कि उन्होंने आपको प्रोमिस किए बट बाद में वो जब मेन टाइम आया तो वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो किसानों के साथ ऐसा कई बार हुआ है जिसकी वजह से किसान डरते हैं और उनका जो चैनल है वो डेवलप नहीं हो पाता। जो मेन रीजन है वो ये है। व्यक्तियों और निजी खरीदारों के बीच में भरोसे की कमी क्यों बनी रहती है और इस दूरी को कम करने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए अब हमें एज अ किसान अगर मैं बात करूं तो मुझे आगे आना पड़ेगा। इसका सीधा सा सिंपल सा बात ये है कि अगर आप एज अ किसान, मैं किसान हूं, मुझे व्यापार करना है, मेरी आवश्यकता है, उसके पास जो आगे सामने हमारे सामने कंपनी है जो आई है हमारे पास साथ व्यापार करने के लिए, उसके पास और भी लोग हैं क्योंकि वो पहले से बाजार में एस्टैब्लिश्ड है, वो काम कर रही है, नथिंग इज न्यू फॉर दैट कंपनी। लेकिन एक किसान के लिए ये नया चैनल है, तो उसे समझना होगा कि हम व्यापार की दिशा में जा रहे हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपने सुना होगा जहां पर ज्यादा रिस्क होता है वहीं पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, तो रिस्क लेना है लेकिन प्लानिंग के तहत। अगर आपका प्लान, मैंने जो बहुत पहले बात कही थी कि रणनीति जरूरी होती है, मैं हर अपने किसान भाई से कहती हूँ कि जब तक आप रणनीति, बाजार की रणनीति को नहीं समझेंगे और तैयार नहीं होंगे तो आपको लॉसेस तय हैं। इसलिए एक रणनीति बनाइए और जितने भी चैनल्स हैं, जो लोग हैं, जो हमारे आपके प्राइवेट कंपनीज हैं जो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आप रिटर्न प्रॉमिसेस आप भी लीजिए और आप आगे आने के प्रयास करिए। अगला सवाल ये है कि सरकारी योजनाएं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मार्केट लिंकेज की बात जमीन पर आते ही कमजोर क्यों पड़ जाती है? किसान, मैंने जैसे बोला ना कि किसान को थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता। दूसरा, उनकी पहुंच, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पर हमने कहा फोन स्क्रॉल करते हमें हर मैसेज आ जाता है। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि दूसरे देश में बैठा हमारा जो हमारे साथ का पार्टनर है वो कैसा है। हम विदेशों की खबर रखते हैं लेकिन अपने ही देश में हमारे किसान भाइयों तक बहुत सारी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। दूसरा, तकनीकी ज्ञान का थोड़ा अभाव होता है किसानों में और वो उस पर प्रयास करने की जरूरत होती है। मैं अपने किसान भाइयों से हमेशा यही कहूंगी और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपको तकनीकी ज्ञान इकट्ठा करना होगा, आपको खुद पढ़ना होगा, आपको खुद उसे प्रैक्टिकल करना होगा। जब तक आप किसी कार्य को करेंगे नहीं तब तक आपका विश्वास जागृत नहीं होगा, आपको उस पर विश्वास होगा नहीं। तो वो अटूट विश्वास बनाने के लिए पहले आपको एक कदम चलना पड़ेगा और आपको इस चीज को समझना होगा कि किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। अगर इनाम की बात करें तो हमने अप्रोक्सीमेट 2019 से पहले 2018 तक में हमने अप्रोक्सीमेट 50 to 60 कंपनीज को इनाम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, बट हमारी कंपनीज उसके साथ बिजनेस नहीं कर पाई। उसका कारण था कि हमारे एफपीओज को उस समय इंटरनेट की उपलब्धता कम होना, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखें तो आज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरी चीज है कि बाजार में पर डे की आपको रेट देखना है, आपकी अवेलेबिलिटी देखना है, जो क्वालिटी है उसको देखना है, खरीदार कौन है, क्या हम खरीदार को समय से पहुंचा पाएंगे। तो किसान इस चीज को रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूएशन में करने में कहीं कमजोर हो रहा है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप जो ब्रेक है वो मत करिए। जैसे आप फसल में आप ब्रेक करते हैं, 3 months के बाद आप थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तो व्यापार में रेस्ट नहीं होता। जो हमारी सरकारी मशीनरी है उसमें सबसे बड़ी कमी कहाँ महसूस होती है? जो मैंने अपने 13 साल के अनुभव में महसूस किया है वो सबसे बड़ी समस्या रही है। आज भी हम उत्पादन की बात करते हैं, आप किसी भी XYZ किसी भी, मैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगी, हम कहीं भी बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात होती है तो वो सिर्फ ये बात करता है उत्पादन बढ़ाओ। फसल के आप क्या कहते हैं, अभी गेहूं और चावल उत्पादन कर रहे हैं, अब हम मिलेट्स में आ गए, हमारी जैसे गवर्नमेंट चाहती है और दूसरा किसान के लिए लाभप्रद है। हम 8वां वेतन मान लेने का प्लान कर रहे हैं और किसान को इनकम उनकी डबल करने का बात कर रहे हैं। देखिए कितना डिफरेंस है। क्यों?
क्योंकि ये डिफरेंस हम अपने किसान भाइयों से कहेंगे कि ये डिफरेंस आपने खुद क्रिएट किया है। आप अपने आप को एक मजबूत कड़ी बनकर दिखाइए। और दूसरी चीज है कि सरकार को उत्पादन से ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो बाजार पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी देश का विकास बाजार पर निर्भर होता है, और देश का नहीं, अगर हम, क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसान का जो आप लाभ की बात कर रहे हैं, अगर किसान को बाजार अच्छे से मिल जाए और उनके पास स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, जो सबसे बड़ा लैक मुझे दिखा, दैट इज स्टोरेज। अगर आप स्टोरेज की बात करेंगे, आप जाइए देखिए, आपको शायद ही कहीं स्टोरेज, किसी शहर में स्टोरेज की व्यवस्था किसान के पास दिखे। और स्टोरेज की लिमिटेशंस है, तो गवर्नमेंट को या कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी कि आपको स्टोरेज और मार्केटिंग पर एक अच्छा प्लान तैयार करना चाहिए और किसानों को जागरूक करना चाहिए और वहां तक उनकी पहुंच बनानी चाहिए। अच्छा, स्टोरेज में, जैसे अभी आपने स्टोरेज की बात की, स्टोरेज में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या रूरल गोडाउन का कितना बड़ा योगदान साबित हो सकता है, जैसे कि सरकार की जो योजनाएं चल रही? हो तो बहुत बड़ा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ने सोचकर इस जो प्लान को है वो अडॉप्ट किया और लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। लेकिन धरातल पर थोड़ा सा, मतलब अगर हम सच बोले तो धरातल पर थोड़ा सा डगमगाया सा है ये, और किसान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, किसान तक एग्जैक्टली जागरूकता की कमी है। तो हमें किसान तक, हम गवर्नमेंट को भी और किसानों को भी, मैंने जैसा पाया बहुत सारे लेक्चर्स में जब मैं गई, तो मैंने किसानों से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि आप मुझे सिर्फ 3 विभाग के नाम बता दीजिए जिनमें आपने पिछले 2 महीने में विजिट किया हो। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, एक भी किसान, अप्रोक्सीमेट मैंने 200-250 लेक्चर लिए होंगे अब तक, एक भी किसान ऐसा नहीं निकला जिसने ये बोला हो कि 3 महीने में मैंने ये विभाग विजिट किए। लॉट्स ऑफ द डिपार्टमेंट इज वर्किंग फॉर द फार्मर्स। बहुत सारे के जो है डिपार्टमेंट्स हैं जो किसान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आप तक पहुंचा, बेटर है कि हमारे किसान भाई वहां तक पहुंचे। तो मैं ये कहूंगी कि अगर इसमें, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत उपयोगी है, लेकिन किसान को जागरूक होना पड़ेगा, और ये लंबे समय से चले आ रहा, धरातल पे नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को। और ये बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, बस इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और इस पर आगे बढ़ना। क्योंकि हमारा जो काम है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम है किसानों तक, क्योंकि हम लोग भी जब मिलते हैं तो हमारा भी एक उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले उनको स्कीम्स हम भी बताएं कि ये आपके लिए सेवाएं उपलब्ध हैं। मतलब ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम भी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से कवर कर सके, या क्या यूनिक चीज हम भी कर सके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और बीच में मीडिएटरी कंपनियों को भी और ऐसे यंग लोगों को भी उठ के खड़ा होना जरूरी है जो एक माध्यम बन सके। जैसे सरकार है, जैसे नीतियां हैं, किसान है, एफपीओज है, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बीच में अभी और इंटरमीडियरी भी आए। जैसे हम लोग को लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि ये स्कीम्स है, और ये अपने में भी एक चैलेंज है इसको कम्युनिकेट करना। ट्रस्ट, जैसे हम लोग, एक ट्रस्ट की बात बहुत आ रही है, ट्रस्ट डेवलप करना एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये एक ऐसा, मतलब ये है कि ये टेक टाइम, ये भी एक संवाद है, ट्रस्ट डेवलप करना भी एक संवाद है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी हर किसी को अपनी स्लीव ऊपर करके इसमें घुसने की जरूरत है और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है जी, तो मुझे लगता है। और एक सवाल है कि अगर आपको नीति निर्माताओं को सीधे एक बात कहने का मौका मिले तो एफपीओ की बाजार समस्या को लेकर आप क्या बदलने को कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो भी नीति निर्माता हैं, जिन्होंने जो नीतियों को बना रहे हैं या नीतियों पे काम कर रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप बाजार को हाईलाइट करिए, बाजार रणनीति को अपनाइए, बाजार को समझिए और किसान को समझाइए। किसान हमारा अभी उतना मजबूत नहीं है और उतना विश्वास, अभी हम लोगों ने बात की विश्वास की, उस विश्वास को पैदा करने का काम किसी एक का होता है। सामने वाले को जिस दिन आप पर विश्वास हो जाएगा उस दिन वो अपना सब कुछ उड़ेल देगा। और आपको एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छी बात है, किसान से सच्चा आपको कोई नहीं मिलेगा इस धरती पे। सबसे सच्चा जो है वो किसान है। आप कुछ भी कहिए वो मान जाता है, मैंने देखा है। आप कुछ भी कहिए वो करने को तैयार है, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि उसके साथ बहुत चीजें हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, वो एक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को लेकर चलता है और वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके जीवन में हर कदम पे रिस्क है। मौसम खराब हुआ, उसकी फसल खराब होना तय,
और अभी हम लोगों ने बात की कि ड्यूरेशन होता है, इनकम का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो अगर उनका लॉस हुआ तो आप समझिए उनकी पूरी जो बागडोर है वो डगमगा जाती है, उनके जीवन का पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, उथल पुथल हो जाती है। तो जो नीति निर्माता है उनसे मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि उत्पादन मुद्दा नहीं है, हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बाजार तक पहुंच। हमने बात की कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी हमने बात किया कि अभी मैं अपने किसान भाइयों से भी संवाद के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप फोकस करिए कि D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आप जैसे आपने कहा कि हमें भी अपने बाजुएं समेट के आगे बढ़ना होगा, मतलब अपनी स्लीव्स को फोल्ड करना होगा और सपोर्ट करना होगा, उनमें विश्वास पैदा करना होगा। तो आप जो चैनल्स हैं जिनमें डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, आप खुद से प्रयास कर सकते हैं, उसमें किसान को खुद से प्रयास करना चाहिए और नीति निर्माताओं को उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आप प्रोमिसेस करके, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो प्रोमिसेस करती हैं एफपीओ से डेटा कलेक्शन करती है, दिस इज द कंपनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द कंपनी, एक लीगल एंटिटी है। आप डेटा ले रहे हैं और डेटा लेने के बाद आप उन्हें बाजार नहीं दे रहे हैं, इनविजिबल हो जा रहे हैं, आपको एफपीओ ढूंढ भी नहीं पा रहा है। तो आप सोचिए कितना उस डेटा का क्या यूज होगा। आप एफपीओस की मेंबर्स की जानकारी ले रहे हैं, उनके अकाउंट्स की जानकारी ले रहे हैं, उनके स्थान की जानकारी ले रहे हैं, उनकी पूरी कंपनी की जानकारी आपके पास है, लेकिन आपने उन्हें बाजार उपलब्ध नहीं कराया। मैं किसी भी कंपनी का यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, बट स्टिल आई फील दैट की फील्ड पर अगर हम जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि किसान ईमानदारी से आपके साथ काम करना चाहता है, लेकिन जब हर कदम पे उसके साथ ऐसे लॉसेस फेस करता है, देखता है, महसूस करता है, तो वो कोशिश करता है कि हम दूर हट जाएं। तो उसे दूर नहीं हटाना, हमें पास लाना है, उसे महसूस कराना है कि हम आपके लिए हैं, आप हमारे साथ आइए, कदम से कदम मिलाइए, हम आपको लेकर चलेंगे, जहां आप गिरेंगे वहां हम संभालेंगे, एक बैकबोन की तरह। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चर्चा में सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। लेकिन भारत के लिए, बाकी ग्राहक के लिए तो विविधतापूर्ण मार्केट है, जैसे डाइवर्सिफाई मार्केट। जी जी। बट आज तक के इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में एग्रीकल्चर में न डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर है, न डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर मार्केट है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भाई गवर्नमेंट काम कर रही है, हम आप काम कर रहे हैं, किसान तक बात पहुंचा रहे हैं, हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को भी आपने बोला था ना कि किससे आगे आना चाहिए, तो हमारे किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। अभी तृप्ति जी ने बोला था कि यंग एजर्स, जो युवा हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे किसान भाइयों के बीच में उनके बच्चे हैं। एफपीओस में अगर आप एफपीओस की नीति को समझेंगे तो एफपीओस में एक आप तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, आपको तो पता होगा कि जो फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस है और इंसेक्टिसाइड्स का लाइसेंस है, वो जो व्यक्ति उसके जानकार होगा उसी को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड एज लोगों में तो जो पुराने हमारे किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, वो इसके एक्सपर्ट नहीं है। इसका मतलब क्या था कि एफपीओ में ये अपनाने का मेन मकसद था कि आगे बढ़कर युवा भी आए, और आपने देखा होगा कि उनके बोर्ड्स मेंबर्स में महिलाओं को भी जोड़ा जाना कंपलसरी है। इसका मतलब क्या है, महिला किसान भी आ गया है। तो सरकार तो एक बड़े स्तर पर सोच रही है, लेकिन हमारे किसान भाइयों से मेरा आपके फसल संवाद से यही अनुरोध, यही प्रार्थना और यही सलाह है कि आप अपने कदम को आगे बढ़ाइए, डरिए मत। जीवन में संघर्ष है, उस संघर्ष में आपको चलना होगा। थोड़ी धूप लगेगी, थोड़ी छांव लगेगी, थोड़ा बारिश होगी, तो हर मौसम में आपको साम भाव से इंतजार करना होगा। इट्स टेक टाइम, दिस इज बिजनेस, ये व्यापार है, व्यापार समय लेता है। आज के इस क्रम में इस बाजार से संबंधित प्रश्नों में अपना आखिरी सवाल है कि उन एफपीओ के लिए जो आज बाजार को लेकर उलझन, दबाव या निराशा में, उनके लिए आपका संदेश क्या है? डरिए मत, बाजार से प्यारी चीज कुछ नहीं है। इट इज ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू कैन सेल एनीथिंग, कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके एवज में हम पैसा ले रहे हैं, तो दिस इज द सेल। हम खुद को बेच रहे हैं, अपनी भाषा बेच रहे हैं, अपनी जो है लैंग्वेज बेच रहे हैं, हम अपने विचार बेच रहे हैं। आपको, आप कुछ भी बेच सकते हैं। हमारे किसान भाई के पास सब कुछ है। हमारा जो किसान परिवार है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें खाना चाहिए, और देने वाला किसान है। उससे बड़ा अमीर और उससे धनवान कोई नहीं हो सकता। बस जो चैनल है वो आपको समझना है कि जो मैंने उत्पादन किया उसका मूल्य मैं ही तय करूंगा, उसका फाइनल उत्पाद मैं ही बनाऊंगा। अगर गेहूं है तो गेहूं नहीं बेचूंगा, मैं आटा बेचूंगा, मैं दलिया बेचूंगा।
अगर सरसों है तो मैं उसको तेल बना के बेचूंगा, पैकेजिंग करूंगा, मार्केट में लाऊंगा, जो आपकी डिमांड है। जैसे मैं और आप बात करते हैं, अगर हमें जरूरत है खाने की तो हम गेहूं तो नहीं खरीदते ना, शहर में नहीं है हमारे पास सुविधाएं, हमारे पास टाइम की कमी है, तो हमें आटे की जरूरत है। जैसे मैंने भी बोला D2C, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर को करिए। अभी आपके पास देखिए 5 मिनट में डिलीवरी आ रही, 10 मिनट में ब्लिंकिट से बात करिए, फ्लिपकार्ट की बात करिए, मैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ। वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को उन्होंने पकड़ लिया था, उस डिपार्टमेंट के पास जाते थे, उनकी योजनाएं देते थे, वो डिपार्टमेंट सबको योजनाएं दे रहा है, सबके लिए है, आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं, आप जाइए। तो किसान को वहां तक पहुंचना होगा। मेरा सिर्फ किसान से फसल संवाद के माध्यम से यही अनुरोध है कि आप अपने जगह पर पहुंचिए, आप प्रयास करिए, बस मैं यही कहना चाहूंगी। और इसी में मुझे लगता है कि किसान का जो फायदा है वो निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और मुझे लगता है कि आज जिन जिन बातों पे हम लोगों ने चर्चा करी है, संघर्षों की बात करी है, मुझे लगता है कि ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इस पर विचार विमर्श करना और ऐसे ही संवाद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा ये मानना है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं का भी ये मानना होगा आज की ये चर्चा सुनकर कि किसान संगठन और सिस्टम सबको साथ में आना जरूरी है, और जब साथ में आएंगे तभी बदलाव आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फसल संवाद में आज आने के लिए, और आशा करते हैं कि ये जितने भी श्रोता हैं हमारे, सबको बहुत लाभ मिला होगा। थैंक यू।